सभी मित्रों को गुड मॉर्निंग। आप सभी का अपने चैनल के ऊपर स्वागत है। तो हम बात करेंगे विधि शास्त्र। तो हमने देख लिया था कि प्राकृतिक न्याय जो है वहां तक हमने चर्चा कर ली थी। तो प्राकृतिक न्याय से आगे आज हम जो आगे बात करने जा रहे हैं, यहाँ पर जो स्वतंत्रता और अधिकारों का आधार पर हमने चर्चा कर ली थी। इससे आगे हम चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न हमारा कौन सा है, उस पर हम चर्चा करते हैं। हमारे पास प्रश्न है अब विधि शास्त्र का यथार्थवादी सिद्धांत क्या है। ठीक है, यानी कि विधि शास्त्र का यथार्थवादी सिद्धांत क्या है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो यथार्थवाद का अर्थ है, यथार्थ का मतलब होता है सच या हकीकत। ठीक है, तो विधि शास्त्र का सच या हकीकत का सिद्धांत क्या है, यह प्रश्न हमारे पास पूछा हुआ है। ठीक है, आइए देखते हैं। यह विचारधारा मानती है कि कानून वह नहीं जो किताबों या संहिताओं में लिखा है, बल्कि कानून वह है जो न्यायाधीश अदालत में घोषित करते हैं। ठीक है, तो जो है विधि शास्त्र का यथार्थवाद सिद्धांत, यानी कि यथार्थवाद का मतलब है सच या हकीकत। विधि शास्त्र की सच या हकीकत जो है क्या है, तो ये विचारधारा यानी कि यथार्थवाद विचारधारा ये मानती है कि कानून जो है किताबों और संहिताओं में लिखा है, उनको ये कानून नहीं है भाई, तो बल्कि कानून वह है जो न्यायाधीश कहाँ पे घोषित करते हैं, अदालत में घोषित करते हैं। ये कई बार ये नहीं बोल देते हैं कि मैं यथार्थवाद में जीने वाला व्यक्ति हूँ। ठीक है, तो सच्ची हकीकत में जीने वाला व्यक्ति। ठीक है, तो क्या है भाई, तो यथार्थवादी विचारधारा कानून जो किताबी जो कानून है उसको न मानकर जो न्यायालय में न्यायाधीश जो घोषणा करते हैं उसको क्या मानते हैं। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं। किसको मानते हैं, कानून किसको मानते हैं, ये कानून जो न्यायाधीश अदालत में घोषित करता है उसको मानते हैं कानून। इसे समाज शास्त्रीय विचारधारा का ही एक हिस्सा माना जाता है, किसको, यथार्थवाद को। ठीक है, जो इस बात पर जोर देता है कि कानून को समाज के वास्तविक व्यवहार के आईने में देखना चाहिए कि वास्तविक समाज क्या। ठीक है, मुख्य बातों की चर्चा करते हैं। क्या है पर जोर। ठीक है, यह विचारधारा क्या होना चाहिए, यानी कि नैतिकता की बात नहीं करती भाई। ठीक है, तो ये जो विचारधारा जो है यथार्थवादी विचारधारा नैतिकता की जो बात है उस पर बात नहीं करती। क्या होना चाहिए, ऐसे मान लो यह होना चाहिए कि भारत के प्रधानमंत्री की क्वालिफिकेशन अम्मे होनी चाहिए। ठीक है, तो ये नैतिकता की बात हो गई, लेकिन ये नैतिकता की बात पर जोर नहीं देती। ये किस पर जोर देती है, क्या है वर्तमान में क्या स्थिति है इसकी, उस पर ये जोर देते हैं यथार्थवादी विचारधारा। ठीक है, बल्कि कानून में वास्तविक स्वरूप वर्तमान में जो स्वरूप है पर विचार करती है। भाई कौन सी, यथार्थवादी विचारधारा। न्यायालय का महत्व है, यथार्थवादियों के अनुसार जब कोई जज किसी नियम पर अपना फैसला नहीं सुनाता तब तक वह केवल शब्द है, कानून नहीं। ठीक है, तो यथार्थवादियों के अनुसार जब तक जज किसी फैसले पर निर्णय नहीं सुनाता तब तक वो शब्द होते हैं सभी, फैसला सुना दिया तो वो क्या है, कानून है। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। न्यायालय का महत्व हमने देख लिया। बाहरी तत्वों का प्रभाव, अमेरिकन यथार्थवादी मानते हैं कि जज भी इंसान है भाई। अब जो अमेरिका में जो यथार्थवादी जो विचारधारा के लोग हैं वो क्या मानते हैं कि जज भी क्या है, एक इंसान है। उसके निर्णय पर उसकी व्यक्तिगत पसंद, राजनीतिक विचार, सामाजिक माहौल और यहां तक कि उसकी मानसिक स्थिति का भी असर पड़ता है। ठीक है, तो अमेरिकन जो
यथार्थवादी विचारधारा के लोग जो है वो मानते हैं कि जज भी एक इंसान है और उसके निर्णय पर क्या है, उसकी व्यक्तिगत जो पसंद है, उसकी राजनीतिक विचार जो है और सामाजिक माहौल और यहाँ तक कि उसकी मानसिक स्थिति का भी असर पड़ता है कि इस पर निर्णय पर। ठीक है, ये मानते हैं कौन? अमेरिका के जो यथार्थवादी लोग हैं वो। प्रमुख विद्वानों की बात करते हैं हम, वो यथार्थवादी विचारधारा पे क्या कहते हैं। जस्टिस होम्स क्या कहते हैं? इन्होंने यथार्थवाद का आध्यात्मिक पिता माना जाता है। तो जस्टिस होम को यथार्थवाद का क्या माना जाता है भाई? आध्यात्मिक पिता माना जाता है भाई। ठीक है, उन्होंने कहा था कानून तर्क नहीं बल्कि क्या है, अनुभव। तो जस्टिस होम ने क्या कहा था कि कानून जो है वो तर्क नहीं है बल्कि क्या है, अनुभव है। उन्होंने बुरे व्यक्ति का सिद्धांत दिया था भाई। ठीक है, तो जस्टिस होम ने बुरे व्यक्ति का सिद्धांत दिया था। ठीक है, जो कहता है कि एक बुरा व्यक्ति यह नहीं देखता कि नैतिकता क्या है भाई। ठीक है, वह सिर्फ यह देखता है कि कोर्ट उसे क्या सजा देगा। ठीक है, तो जस्टिस होम्स ने बुरे व्यक्ति का सिद्धांत दिया था। बुरा व्यक्ति ये नहीं मानता कि नैतिकता क्या है, वो ये देखता है कि कोर्ट उसे क्या सजा देगा भाई। ठीक है, ग्रे क्या कहते हैं? यथार्थवाद भी। तो ग्रे के अनुसार कानून वह है जो न्यायालय घोषित करता है। तो ग्रे महोदय कहते हैं कि जो कानून जो है वो क्या है, कानून वही है जो न्यायालय घोषित करता है। ठीक है, बाकी सब तो केवल कानून मानने की सामग्री है भाई। ठीक है भाई, ये ग्रे महोदय कहते हैं। जेरोम फ्रैंक क्या कहते हैं ये यथार्थवाद के बारे में? इन्होंने जजों के मनोविज्ञान पर जोर दिया भाई और कहा कि कानून निश्चित नहीं होता, वह जजों के विवेक पर क्या करता है भाई, विवेक पर बदल सकता है। ठीक है, यानी कि जेरोम फ्रैंक ने क्या कहा यथार्थवाद के बाद, इन्होंने कहा कि जजों के जो मनोवैज्ञानिक पर जोर दिया, इन्होंने जजों के मनोविज्ञान पर जोर दिया भाई। ठीक है, किसने? जेरोम फ्रैंक ने। और कहा कि कानून निश्चित नहीं है भाई, वह जजों के विवेक पर बदल सकता है। कि जज साहब का जो विवेक है कि कानून निश्चित नहीं है। अब जज साहब का जो विवेक क्या है, खुद का जो विवेक क्या बोलता है, खुद का फैसले लेने का नजरिया क्या बोलता है, वो उनका विवेक हो गया। तो वो विवेक क्या कर सकता है, कानून को बदल सकता है भाई। ठीक है, आइए आगे चर्चा करते हैं। यथार्थवाद की विशेषताएं क्या है? तो पहला पॉइंट है भाई, यथार्थवाद की विशेषता क्या है? किताबी कानून का विरोध करता भाई यथार्थवाद। यह विचारधारा मानती है कि किताबों में लिखा कानून और अमल में लाया गया कानून दोनों क्या है, अलग अलग है। ठीक है, तो जो किताबों में जो कानून जो है वो, और जो अमल में वर्तमान में जो कानून प्रक्रिया चल रही है वो क्या है, दोनों अलग अलग है। ये यथार्थवादी विचारधारा बोलती है। फिर वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है यथार्थवादियों का? यथार्थवाद जो विचारधारा के लोग, उनका यथार्थवाद का क्या है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है? यह कानून का अध्ययन समाज के वास्तविक अनुभवों के आधार पर करने की वकालत करते हैं। ठीक है, तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण में यह कानून का अध्ययन समाज के वास्तविक अनुभवों के आधारों पर करने की वकालत करते हैं, न कि किताबी आधार पर। अनिश्चितता की बात करते हैं भाई, यह मानते हैं कि कानून कभी भी 100% निश्चित नहीं हो सकता, क्योंकि जजों के फैसले अलग अलग हो सकते हैं भाई। ठीक है, इसलिए अनिश्चितता है। यथार्थवादी विचारधारा बोलती है कि कानून अनिश्चितता है, अलग अलग, क्योंकि हमने देखे होंगे अलग अलग फैसलों में, अलग अलग मामलों में अलग अलग फैसले दिए जाते हैं। निष्कर्ष की बात करें,
यथार्थवाद कहता है कि कानून वह है जो जज अपने फैसले में कहता है, न कि वह जो वकील अपनी किताबों में पढ़ता है। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारे पास। कैल्सन, ये आपके टॉपिक में यानी कि सिलेबस में भी है और कई बार पूछा भी है। कैल्सन का विधि का विशुद्ध सिद्धांत क्या है भाई? ठीक है, तो कैल्सन का विधि का विशुद्ध सिद्धांत क्या है? कैल्सन का विधि का विशुद्ध सिद्धांत, कैल्सन एक ऑस्ट्रेलियाई विधिवेता थे भाई। कहां से थे भाई कैल्सन साहब? ऑस्ट्रेलिया से। उन्होंने कानून को शुद्ध बनाने की कोशिश की। उनके सिद्धांत की मुख्य बातें नीचे दी गई है। तो कैल्सन महोदय ने कानून को शुद्ध बनाने की कोशिश की और उनकी बातें हम नीचे करते हैं। आइए, कैल्सन का विधि विशुद्ध सिद्धांत क्या है? ठीक है, विशुद्ध का मतलब क्या है भाई? अब कैल्सन महोदय के अनुसार विशुद्ध का मतलब क्या है? ठीक है, कैल्सन का मानना था कि कानून के अध्याय में राजनीतिक, नैतिकता, धर्म, इतिहास या सामाजिक की मिलावट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कानून को इन सब से अलग करके पढ़ना चाहिए, इसलिए इसे विशुद्ध सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, तो कैल्सन महोदय ने क्या कहा जी, कानून जो है उसको पढ़ने के लिए, कानून जब हम पढ़ते हैं तो उसमें एक तो राजनीतिक, नैतिक, धार्मिक, इतिहास या सामाजिक की मिलावट नहीं होनी चाहिए, समाज शास्त्र की मिलावट नहीं होनी चाहिए, बल्कि कानून को इन सब से अलग करके पढ़ना चाहिए भाई। ठीक है, इसलिए इसे विशुद्ध सिद्धांत कहते हैं। तो कैल्सन महोदय का विशुद्ध सिद्धांत, इन्होंने कानून को शुद्ध बनाने की कोशिश की। मुख्य विशेषताओं की बात करें, क्या है पर ध्यान, तो इन्होंने भी क्या कहा, क्या है पर ध्यान होना चाहिए। कैल्सन साहब ने कहा कि विधि शास्त्र को यह देखना चाहिए कि, यानी कि विधि शास्त्र ने, कैल्सन साहब ने कहा कि विधि शास्त्र को यह देखना चाहिए कि विधि कैसी है, न कि यह विधि कैसी होनी चाहिए। तो यह भी यथार्थवाद पे बात करते हैं। ठीक है, तो कैल्सन महोदय कहते हैं कि विधि को यह देखना चाहिए कि क्या विधि कैसी है, बल्कि न कि यह कि विधि कैसी होनी चाहिए। तो कैसी होनी चाहिए इस पर जोर नहीं देना चाहिए, विधि वर्तमान में कैसी उस बात पर ध्यान देना चाहिए। दूसरी विशेषता क्या है कैल्सन महोदय के सिद्धांत की? विधि और विज्ञान। कैल्सन के लिए कानून एक क्या है, मानक विज्ञान है, न कि प्राकृतिक विज्ञान। ठीक है, तो कैल्सन महोदय कहते हैं जो कानून जो है वो मानक विज्ञान है, न कि प्राकृतिक विज्ञान। सार्वभौमिकता की बात करते हैं। उनका सिद्धांत ऐसा था जिसे किसी भी देश या किसी भी समय में लागू किया जा सकता था। तो कैल्सन महोदय का सिद्धांत कैसा था कि उनका सिद्धांत ऐसा था जिसे किसी भी देश या किसी भी समय में लागू किया जा सकता था। ठीक है, आगे बात करते हैं। नॉर्म का सिद्धांत क्या है? कैल्सन ने कानून को नॉर्म्स यानी नियमों का एक समूह बताया भाई। ठीक है, तो कैल्सन महोदय ने क्या कहा था भाई कि जो कानून जो है वो क्या है, एक नियमों का एक समूह है। उन्होंने कहा कि हर कानून की शक्ति उसके ऊपर वाले कानून से आती है। ठीक है, तो कैल्सन महोदय ने नॉर्म का सिद्धांत दिया था और इसमें कहा था कि कैल्सन महोदय ने कहा था कि कानून यानी कि नियमों का एक क्या है, समूह है। उन्होंने कहा कि हर कानून की शक्ति उसके ऊपर वाले कानून से आती है। ठीक है, अगली बात करते हैं मूल मानक। इन्होंने कहा था कि मूल मानक है कानून।
मानक क्या है? तो कैल्सन महोदय ने सिद्धांत का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है मूल मानक। कैल्सन ने कानूनों की एक पिरामिड जैसी आकृति बताई कि जो कानून जो है वो पिरामिड आकृति के हैं। सबसे नीचे क्या है? ठीक है, तो सबसे नीचे छोटे नियम होते हैं, उनके ऊपर बड़े कानून होते हैं और सबसे ऊपर मूल मानक होते हैं। ये ऐसे बताया कैल्सन महोदय ने। ये ऐसे बताया कैल्सन महोदय ने पिरामिड आकृति में कि सबसे नीचे कौन होंगे? छोटे कानून होंगे, छोटे नियम होंगे। उससे ऊपर कौन से होंगे? उससे ऊपर बड़े कानून होंगे। और ये जो लास्ट में बच गए ये होते हैं मूल मानक। ठीक है, तो ऐसे पिरामिड आकृति में बताया। बाकी सभी कानूनों को शक्ति इसी जो मूल मानक से मिलती है। बाकी जो भी कानून हो गए तो इनको शक्ति कहां से मिलती है? मूल मानक से मिलती है। ठीक है, उदाहरण देखते हैं। भारत में संविधान को हम क्या बोलते हैं भाई? मूल मानक कह सकते हैं, क्योंकि बाकी सभी कानून जैसे आईपीसी, बीएनएस आदि अपनी ताकत संविधान से ही प्राप्त करती हैं। जैसे ऊपर हमारा कौन आ गया? संविधान। नीचे कौन से आ गए? जैसे आईपीसी, बीएनएस, और इससे नीचे कौन आ गए? जैसे नियम बनाए जाते हैं, जैसे पंचायती नियम बन गए, राज्य नियम बनाते हैं। ठीक है, तो वो छोटे नियम हो गए। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो ये मूल मानक जो है वो क्या है? जो सर्वोच्च शिखर के ऊपर बैठा हुआ जो कानून हो वो। ठीक है, आगे बात करते हैं। कैल्सन ने कहा था कि कानून सिर्फ कानून है, इसका नैतिकता या भलाई से कोई लेना देना नहीं। यह तो नियमों की एक सीढ़ी है जिसमें सबसे ऊपर संविधान बैठा है। ठीक है, तो ये लास्ट में निष्कर्ष में कैल्सन महोदय ने पूरा का पूरा तोड़ कर दिया भाई। आगे बात करते हैं भाई। अगला प्रश्न क्या है हमारा? शेवनी के लोक चेतना के सिद्धांत को समझाइए। अब हमारे पास शेवनी महोदय आ गए। ठीक है, शेवनी महोदय कहते हैं कि लोक चेतना के सिद्धांत को बताओ भाई, कि जो शेवनी ने लोक सिद्धांत जो दिया था उसके बारे में पूछ रखा है। तो शेवनी महोदय की लोक चेतना की विचारधारा को समझना बहुत आसान है। शेवनी ऐतिहासिक शाखा के सबसे बड़े विद्वान थे भाई। ठीक है, तो शेवनी महोदय जो हिस्टोरिकल जो स्कूल जो है, ऐतिहासिक शाखा जो है, उसके बहुत बड़े क्या थे? विद्वान थे। उनकी सोच आइंस्टीन और कैल्सन से बिल्कुल अलग थी भाई। ठीक है भैया, इनकी सोच क्या थी? शेवनी का लोक चेतना का सिद्धांत क्या है? शेवनी महोदय का मानना था कि कानून कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे संसद में बैठकर अचानक बना दिया। कानून तो समाज के साथ धीरे धीरे पैदा होता है। जबरदस्त बात कही हुई शेवनी महोदय ने कि कानून ऐसी कोई चीज नहीं है जो संसद में बैठ के बना दी। ठीक है, कानून तो समाज के साथ धीरे धीरे पैदा होता है। ये बात कही थी शेवनी महोदय ने। लोक चेतना, लोक चेतना क्या है भैया? वोगस गाइस्ट, वोगस गाइस्ट एक जर्मनी शब्द है। ठीक है, यानी कि लोक चेतना जो एक शब्द आता है वोकस गाइस्ट, तो ये क्या है? एक जर्मनी शब्द है। और मतलब की हम बात करें
तो इसका मतलब है जनता या राष्ट्र, और जो गाइस्ट जो है इसका मतलब क्या है, आत्मा या चेतना। जनता आत्मा या राष्ट्र चेतना। अर्थ देखते हैं इसकी, जनता की सामूहिक चेतना या राष्ट्र की आत्मा। तो वोगस गाइस्ट का जो अर्थ जो है वो है जनता की सामूहिक चेतना या राष्ट्र की आत्मा। ठीक है, आगे बात करते हैं भैया। जनता की सामूहिक चेतना या राष्ट्र की आत्मा। शेवनी के सिद्धांत की मुख्य बातें क्या थी भाई? ठीक है, तो शेवनी मोदे जनता की सामूहिक चेतना या राष्ट्र की आत्मा पर जोर देते हैं, यही इनका सिद्धांत है। तो इनके सिद्धांत की मुख्य बातें क्या हैं? कानून पाया जाता है, बनाया नहीं जाता। ये पहले शेवनी मोदी ने बोल दिया था कि समाज के साथ साथ धीरे धीरे कानून पैदा होते, न कि संसद में बैठकर अचानक बना दिया। तो शेवनी मोदी कहते हैं कानून पाया जाता है, बनाया नहीं जाता। शेवनी कहते थे कि कानून समाज की परंपराओं, रीति रिवाजों और लोगों की आदतों में पहले से मौजूद होता है, इसे बनाने की जरूरत नहीं, बस खोजने की जरूरत होती है। ठीक है, फिर है समाज के साथ विकास। जैसे जैसे समाज बढ़ता है कानून भी बढ़ता है। जब राष्ट्र मजबूत होता है तो कानून भी मजबूत होता है, और अगर राष्ट्र की पहचान खत्म हो जाए तो कानून भी खत्म हो जाता है। ठीक है, तो क्या समाज के साथ विकसित होता है कानून। जैसे जैसे समाज बढ़ता है कानून भी बढ़ता है। जब राष्ट्र मजबूत होता है तो कानून भी मजबूत होता है, और अगर राष्ट्र की पहचान खत्म हो जाए तो कानून भी खत्म हो जाएगा भाई। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। इंसानी भाषा की तरह शेवनी मोदे ने कानून की तुलना भाषा से की है भाई। जैसे भाषा किसी नेता ने नहीं बनाई गई, किसी नेता ने नहीं बनाई हुई भाषा, ये तो ऑटोमेटिक उत्पन्न हुई। ठीक है, तो भाषा किसी नेता ने नहीं बनाई, बल्कि लोगों ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया और वह विकसित हुई। वैसे ही कानून भी लोगों की आदतों से विकसित होता है। शेवनी मोदे द्वारा विधायन का विरोध। ठीक है, शेवनी उस समय कानूनों को लिखने के खिलाफ थे। इसको बोलते हैं कोडिफिकेशन, कि शेवनी मोदे उस समय कोडिफिकेशन के खिलाफ थे, यानी कि कानूनों को लिखने के खिलाफ थे भाई। उनका मानना था कि अगर हम कानून को किताबों में कैद कर देंगे तो समाज के साथ उसका बदला रुक जाएगा भाई। ठीक है, तो शेवनी मोदे कहते हैं कि अगर ये क्या थे, जो कानूनों को लिखते हैं उस समय कानूनों को लिखने के खिलाफ थे, इसको कोडिफिकेशन बोलते हैं। उनका मानना था कि अगर हम कानून को किताबों में कैद कर देंगे तो जैसे जैसे समाज बदल रहा है तो समाज के साथ साथ क्या होगा, समाज के साथ उसका यानी कि कानून का बदलना रुक जाएगा। ठीक है, अब पहले से ही देख लो, हमारे पास आईपीसी थी, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक जो माध्यम जो हैं, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में जो अपराध हो रहे हैं वर्तमान में, वो नहीं थे। तो अब जैसे इलेक्ट्रॉनिक साधन बढ़े हैं, जैसे मोबाइल, लैपटॉप, इंटरनेट की सेवा, तो इसमें फ्रॉड होने लगा। इसलिए बीएनएस बना के क्या करना पड़ा, इसमें संशोधन करना पड़ा। तो जैसे कानून बदले हैं वैसे ही क्या है, नियम बदल जाएंगे। और यही शेवनी मोदी कह रहे थे कि कानूनों को लिखने के वो खिलाफ थे, क्योंकि अगर कानूनों को किताब में कैद कर दिया तो समाज के साथ उनका बदलना रुक जाएगा, कि इनका कानून का बदलना। ठीक है, आगे बात करते हैं। शेवनी के अनुसार कानून के विकास के चरण क्या है भाई? ठीक है, प्रारंभिक चरण में कानून लोगों के रीति रिवाज और विश्वासों में होता है भाई, ये बोलते हैं शेवनी मोदी।
वकीलों का चलन। जैसे जैसे समाज पेचीदा होता है, वकील और विधिवेत्ताएं लोक परंपराओं और व्यवस्थित करते हैं। ठीक है, कि जैसे जैसे समाज पेचीदा होता है, वकील और विधिवेत्ताएं लोग जो परंपराएं जो होती हैं इनको क्या करते हैं, व्यवस्थित करते हैं। विनाश भाई, जब राष्ट्र अपनी राष्ट्रीयता खो देता है तो क्या होगा, कानून का भी विनाश हो जाएगा। ठीक है, अब निष्कर्ष की बात करते हैं। शेवनी महोदय का कहना था कि कानून जनता की आत्मा की आवाज है। कानून क्या है, जनता की जो आत्मा जो उसकी आवाज है। जो परंपरा समाज में सदियों से चली आ रही है वही क्या है, असली कानून है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला जो हमारे पास प्रश्न जो है वो विज्ञान सिद्धांतों के आधार पर विधि एवं राज्य के संबंध की व्याख्या कीजिए। ठीक है, कि विधि और राज्य की, विधि एवं राज्य के संबंधों की क्या कीजिए, व्याख्या कीजिए भाई। आइए देखते हैं। विधि और राज्य के बीच संबंध विधि शास्त्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो विधि जो है यानी कि लॉ और राज्य यानी कि स्टेट के बीच का संबंध विधि शास्त्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है, अब बात आती है इनमें से बड़ा कौन है, विधि या कानून, भाई राज्य या सरकार। सवाल यहीं पे आके अटकता है। तो विधि और राज्य का संबंध, भाई राज्य और विधि एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। इनके संबंध को हम तीन अलग अलग विचारधाराओं के जरिए समझ सकते हैं। तो विधि राज्य से अपने आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, आइए चर्चा करते हैं। राज्य विधि से ऊपर है भाई। पहला प्रश्न बन गया, राज्य विधि से ऊपर है। कैसे ऊपर है? यह विचारधारा मानती है कि कानून राज्य की देन है। ठीक है, राज्य ही कानून बनाता है और उसे लागू करता है। यह तो हमने देख लिया, राज्य कानून बनाता भी और उसको लागू भी करता है। लेकिन बात क्या है, असली राज्य विधि से क्या है, ऊपर है। मुख्य समर्थक कौन है इसकी? ऑस्टिन साहब बोलते हैं कि राज्य जो है विधि से ऊपर है। क्यों? क्योंकि राज्य कौन बनाता, कानून कौन बनाता है, राज्य बनाता है। विचारक ऑस्टिन ने कहा कि विधि संप्रभु का आदेश है। ठीक है, सरल अर्थ यानी कि कानून तभी बनता है जब राज्य उसे आदेश के रूप में जारी करता है। राज्य कानून बनाता है, इसलिए वह कानून से ऊपर है। कानून तोड़ने पर राज्य ही सजा देता है। ठीक है, दूसरी बात क्या है? दूसरी बात आती है हमारे पास, विधि राज्य से ऊपर है। तो विधि राज्य से ऊपर कैसे है, ये भी पॉइंट है। राज्य विधि का संबंध चल रहा है। यहाँ पे हमने पहली बात देखी कि राज्य जो है विधि से ऊपर है क्योंकि राज्य ही क्या करता है भाई, कानून बनाता है। ठीक है, और लागू भी करवाता है और तोड़ने पर राज्य सजा भी देता है। दूसरा पॉइंट आ जाता है इसी में संबंधों में कि विधि राज्य से ऊपर है। विधि राज्य से ऊपर कैसे हो गई? और जो राज्य विधि से ऊपर है इसके जो मुख्य समर्थक वो कौन है? ऑस्टिन साहब है। अब बात आती है विधि राज्य से ऊपर है, कैसे ऊपर है, ये बात देखते हैं। यह विचारधारा मानती है कि राज्य खुद कानून बनाने के अधीन है। राज्य अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता, उसे कानून के दायरे में रखकर क्या करना होता है भाई, काम करना होता है। ठीक है, तो विधि राज्य से ऊपर है। ठीक है, यह विचारधारा क्यों बोली गई? यह विचारधारा मानती है कि क्या मानती है कि राज्य खुद कानून के अधीन है, कि राज्य जो हो कानून के अधीन है। राज्य अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकता, उसे कानून के दायरे में रहकर काम करना होता है।
इसलिए राज्य कानून के अधीन है भाई। तो विधि ऊपर हो गई। बात यह है मुख्य समर्थक कौन है इस विचारधारा के? ईहरिंग, ईहरिंग, एवी डाइसी, ठीक है, और ड्यूगविट, ड्यूगविट और ईहरिंग और एवी डाइसी इसके समर्थक हैं भाई कि विधि जो है राज्य से ऊपर है। अब विचारधारा की बात करते हैं तो डाइसी का विधि का सिद्धांत इसी पर आधारित है, किस पे? कि विधि सबसे ऊपर है। कोई भी व्यक्ति या सरकार कानून से ऊपर नहीं है। राजा हो या रंक, सबको कानून मानना ही होगा भाई। राज्य की शक्तियां कानून द्वारा सीमित होती है भाई। ठीक है, आगे बात करते हैं भाई। तीसरी बात क्या है? विधि और राज्य एक ही है। अब ये कैसे हो गई? विधि और राज्य एक कैसे हो गए? यह सबसे आधुनिक और तार्किक विचारधारा मानी जाती है। मुख्य समर्थक कौन है इसके? कैल्सन। पहले हमने देखा था कि कानून नियमों का एक संगठन है। मुख्य समर्थक कैल्सन साहब। विचार क्या है? कैल्सन साहब के अनुसार राज्य और विधि में कोई अंतर नहीं है। राज्य वास्तव में कानूनी नियमों का एक क्या संगठन है भाई। जब हम राज्य की बात करते हैं तो हम वास्तव में कानून की ही बात कर रहे होते हैं। बिना कानून के राज्य का कोई अस्तित्व नहीं है और बिना राज्य के कानून का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये तार्किक बात है कि विधि और राज्य दोनों एक ही हैं और राज्य बड़ा है कानून से, ये ऑस्टिन साहब कहते हैं। विधि बड़ी है राज्य से, ये कौन बोलते हैं? विधि बड़ी है किससे? राज्य से, ये ईरिंग बोलते हैं, डाइसी बोलते हैं। और विधि और राज्य एक समान है, ये कौन बोलता है? ये कैल्सन महोदय बोलते हैं। आज के समय में हम यह कह सकते हैं कि निर्माण की बात करते हैं तो राज्य कानून का क्या है? निर्माता है। राज्य कानून का निर्माण करता है। सुरक्षा, राज्य कानून की सुरक्षा करता है और उसे लागू करवाता है। नियंत्रण की बात करें तो कानून राज्य की शक्तियों को स्वेच्छाचारी होने से रोकता है कि कानून की शक्तियां स्वेच्छाचारी न हो। ठीक है, आगे हमारे पास कौन सा प्रश्न है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो निर्माण की बात करें तो राज्य कानून का निर्माण करता है, सुरक्षा राज्य कानून की रक्षा करता है और उसे लागू करवाता है। ठीक है, नियंत्रण की जब हम बात करते हैं तो कानून राज्य की शक्तियों की क्या करता है भाई? स्वेच्छाचारी होने से रोकता है, यानी कि राज्य के तानाशाह होने से कानून रोकता है। आइए आगे बात करते हैं। अगला हमारे पास प्रश्न है सामाजिक अभियांत्रिकी क्या है? ठीक है, कि जो सामाजिक अभियांत्रिकी क्या है, आइए चर्चा करते हैं। रास्को पाउंड का सामाजिक अभियांत्रिकी का सिद्धांत विधि शास्त्र की सबसे महत्वपूर्ण और व्यवहारिक सोच है। तो सामाजिक अभियांत्रिकी जो सिद्धांत है वो किसका है? रास्को पाउंड का। और विधि शास्त्र की सबसे महत्वपूर्ण और व्यवहारिक सोच है। आइए क्या है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। आपने जो उत्तर दिया, आइए देखते हैं भाई सामाजिक अभियांत्रिकी क्या है। सरल बातों में हम बात करें तो रास्को पाउंड ने कानून की तुलना किससे की है भाई? इंजीनियरिंग से की है। तो इंजीनियरिंग से रास्को पाउंड ने कानून की तुलना की है। जैसे एक सिविल
इंजीनियर पुल या इमारत बनाने के लिए वैज्ञानिक ज्ञान का इस्तेमाल करता है ताकि समाज को सुविधा मिले, वैसे ही कानूनी इंजीनियर जैसे वकील, जज, कानून निर्माता कानून का इस्तेमाल समाज की संरचना को बेहतर बनाने के लिए करता है। ठीक है, रास्को पाउंड साहब कहते हैं कि कानून क्या है, कानून की तुलना किससे की, एक इंजीनियरिंग की तरह है भाई। ठीक है, जैसे एक सिविल इंजीनियरिंग क्या करता है, पुल बनाता है, इमारतों का निर्माण करता है, वैज्ञानिक ज्ञान का इस्तेमाल करता है ताकि समाज को सुविधा मिल सके, वैसे ही कानूनी इंजीनियरिंग कौन है, वकील हैं, जज साहब हैं, कानून निर्माता है, वो क्या करते हैं, समाज को बेहतर बनाने के लिए कानून का क्या करते हैं भाई, इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, पाउंड के अनुसार कानून केवल किताबों में लिखा ज्ञान नहीं है बल्कि एक प्रक्रिया या गतिविधि है। ठीक है, इसका मूल्यांकन इस बात से होता है कि इसने समाज के उद्देश्यों को कितना पूरा किया। ठीक है, तो पाउंड के अनुसार कानून केवल किताबों में लिखा ज्ञान नहीं है तो बल्कि एक प्रक्रिया या गतिविधि है। इनका मूल्यांकन इस बात से है कि इसने समाज के उद्देश्यों को पूरा कितना किया भाई, किसमें, कानून। सामाजिक अभियांत्रिकी के मुख्य सिद्धांत क्या है, तो सृजनशीलता की अपेक्षा। उन्होंने विधि शास्त्रियों, न्यायाधीशों और कानून बनाने वालों को अलग अलग नहीं देखा। ठीक है भाई, उन्होंने कहा कि इन सब को मिलाकर एक इंजीनियर की तरह काम करना चाहिए ताकि एक आदर्श समाज का क्या हो सके, निर्माण हो सके। ठीक है, तो रास्को पाउंड कहते हैं कि जो सृजनशीलता की बात करते हैं हम, तो विधि शास्त्रियों जो विधि बनाते हैं, न्यायाधीशों और कानून बनाने वालों को अलग नहीं देखा भाई। ठीक है, उन्होंने कहा कि इनको सबको मिलकर क्या करना चाहिए, इंजीनियर की तरह काम करना चाहिए ताकि क्या हो सके, आदर्श समाज का निर्माण हो सके। व्यवस्था पर जोर, तो रास्को पाउंड ने व्यवस्था पर जोर दिया। व्यवस्था पर जोर की बात करते हैं तो कानून क्या है, इस पर बहस करने के बजाय इस पर ध्यान देना चाहिए कि कानून समाज में व्यवस्था कैसे बनाए रख रहा है। ठीक है, तो इन्होंने व्यवस्था पर जोर दिया कि व्यवस्था कैसे बना के रख रहा है, उस पर जोर दो, ये मत देखो कि कानून क्या है। अधिकारों के बजाय हितों का अध्ययन, पाउंड ने अधिकारों यानी कि राइट पर ज्यादा जोर नहीं दिया। उन्होंने कहा कि हमें समाज के हितों, दावों और मांगों का अध्ययन करना चाहिए। कानून का काम इन अलग अलग हितों के बीच तालमेल बैठाना है। तो इन्होंने अधिकारों पे नहीं, हितों पे बात के लिए बात कही थी भाई, किसको, रास्को पाउंड, सामाजिक अभियांत्रिकी। आगे बात करते हैं व्यवहारिकता यानी कि रिजल्ट की बात करें, रिजल्ट्स की बात करें तो उसके बारे में क्या बोलते हैं, कानून कैसा होना चाहिए, इससे ज्यादा जरूरी यह देखना है कि जो कानून बनाया गया है वह जमीन पर कितना काम कर रहा है और समाज की जरूरतों को कितना पूरा कर रहा है। तो इसके रिजल्ट क्या जा रहे हैं वो देखो, न कि ये देखो कि कैसे होना चाहिए। कानून का मुख्य कार्य हितों में संतुलन। पाउंड के अनुसार समाज में 3 तरह के हित होते हैं। नंबर 1 व्यक्तिगत हित, लोक हित और सामाजिक हित। व्यक्तिगत हित यानी कि मेरी संपत्ति, मेरा घर। लोक हित राज्य की सुरक्षा। सामाजिक हित की बात करें, शांति, स्वास्थ्य और नैतिकता। सामाजिक अभियांत्रिकी का लक्ष्य इन 3 हितों के बीच कम से कम टकराव और कम से कम बर्बादी के साथ संतुलन बनाए रखना। ठीक है, तो ये जो 3 हित हैं इनमें अभियांत्रिकी, सामाजिक अभियांत्रिकी का लक्ष्य है कि इनमें टकराव न हो और कम से कम क्या हो, बर्बादी न हो, ये संतुलन बनाना है। सामाजिक अभियांत्रिकी का मतलब है कानून के जरिए समाज की कमियों को दूर करना और लोगों के टकराते हुए हितों में
इस तरह तालमेल बैठाना कि समाज का अधिकतम भला हो सके। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब बात आती है हमारे पास ऑस्टिन साहब क्या कहते हैं। हमने कार्लसन देखे, रास्को पाउंड देखे। ठीक है, अब बात करते हैं ऑस्टिन महोदय क्या कहते हैं। ऑस्टिन द्वारा प्रतिपादित विधि के आज्ञात्मक सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। हमने पहले देखा था कि ऑस्टिन साहब बोल रहे थे कि राज्य बड़ा है। ठीक है, अब बात करते हैं ऑस्टिन का विधि का आदेशात्मक सिद्धांत क्या है। मुख्य विचार में ऑस्टिन का सिद्धांत बहुत सीधा है। वे कहते हैं कि कानून का नैतिकता या न्याय से कोई लेना देना नहीं है। उनके अनुसार क्या है कि कानून का नैतिकता और न्याय से कोई लेना देना नहीं है। उनका क्या है, वो बोलते हैं कि विधि संप्रभु का समादेश है। ठीक है, तो ऑस्टिन साहब कहते हैं कि इसका मतलब है कि कानून का नैतिकता और न्याय से कोई लेना देना नहीं है। तो क्या है, ऑस्टिन साहब बोलते हैं इसका मतलब है कि कानून वह है जो देश के सबसे ऊंचे शक्ति जैसे राजा या संसद ने कह दिया। अगर वह आदेश है तो वह कानून है, चाहे वह सही हो या गलत। तो ऑस्टिन साहब कहते हैं कि कानून का नैतिकता और न्याय से कोई लेना देना नहीं है। जो देश का या तो राजा या संसद ये कह देगी ये कानून बना दिया तो उसको मानना पड़ेगा, चाहे वो सही हो या गलत। सिद्धांत के 3 मुख्य स्तंभ कौन कौन से हैं ऑस्टिन साहब के। और ऑस्टिन साहब को विधि शास्त्र का जनक माना जाता है। अब सिद्धांत क्या है, संप्रभु। यह वह सर्वोच्च शक्ति है जिसे समाज के अधिकांश लोग मानते हैं, लेकिन वह खुद किसी बात मानने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, यानी कि संप्रभु का मतलब है कि समाज के अधिकांश लोग मानते हैं लेकिन वह खुद किसी बात मानने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, भारत में संसद या संविधान की संप्रभुता की तरह देखा जा सकता है। समादेश की बात करते हैं, यह सब संप्रभु द्वारा दिया गया क्या है, आदेश है। ठीक है, या तो संसद या राजा। यह सामान्य सुझाव नहीं है बल्कि एक निर्देश है जिसका पालन करना हर नागरिक के लिए अनिवार्य है। ठीक है, आगे बात करते हैं शासित या दंड भाई। ऑस्टिन साहब कहते हैं कि बिना दंडे यानी कि दंड के कानून अधूरा है। अगर कोई संप्रभु के आदेश यानी कि कानून को तोड़ता है तो उसे मिलने वाली सजा ही क्या है, शासित है। सजा का डर ही लोगों को कानून मानने के लिए मजबूर करता है। ठीक है, ऑस्टिन के सिद्धांत की मुख्य विशेषता क्या, विधि और नैतिकता अलग अलग। ऑस्टिन साहब कहते हैं कि कानून क्या है और क्या होना चाहिए, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। कानून जैसा है हमें वैसा ही पढ़ना चाहिए। शक्ति पर आधारित, यह सिद्धांत पूरी तरह राज्य की शक्ति पर टिका हुआ है। निश्चितता की बात करें, इसमें कोई भ्रम नहीं होता क्योंकि कानून लिखित आदेश के रूप में होता है। आलोचना की बात करते हैं तो विद्वानों ने इसकी आलोचना भी की है। ऑस्टिन महोदय के सिद्धांत की क्या आलोचना की है, यह कानून को केवल डर पर आधारित मानता है जबकि लोग सम्मान और जरूरत के कारण भी कानून मानते हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय कानून को कानून नहीं मानता क्योंकि वहां कोई दंड देने वाला एक सर्वोच्च शक्ति नहीं है। तो ऑस्टिन साहब के कानून की क्या, ऑस्टिन साहब के सिद्धांत की क्या हुई, आलोचना हुई। ऑस्टिन साहब का कहना है कि कानून राज्य का आदेश प्लस सजा दोनों है। राजा का आदेश या राज्य का आदेश प्लस सजा। आगे बात करते हैं अचल ए होर्ट द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षा कीजिए कि अचल ए होर्ट
ने जो सिद्धांत प्रतिपादित किया उसका जो आलोचना हुई थी उसकी परीक्षा कीजिए। तो अचले हॉर्ट का सिद्धांत ऑयस्टीन की कमियों को दूर करने वाला सबसे आधुनिक और संतुलित सिद्धांत माना जाता है। तो हॉर्ट का जो सिद्धांत था वो क्या था, ऑयस्टीन साहब की जो कमियां जो थी उन्होंने सिद्धांत दिया था उनको दूर करने वाला सबसे आधुनिक और संतुलित सिद्धांत माना जाता है। अचले हॉर्ट का सिद्धांत विधि सिद्धांत क्या है? हॉर्ट एक विद्यात्मकवादी विचारक थे, ठीक है, लेकिन उन्होंने ऑयस्टीन की तरह कानून को सिर्फ दंड का जोर नहीं माना। उन्होंने सबसे प्रसिद्ध किताब का नाम, उनकी सबसे प्रसिद्ध किताब का नाम क्या है, द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ। किसकी? हॉर्ट साहब की। ऑयस्टीन के सिद्धांत में सुधार किया इन्होंने। क्या सुधार किया? ऑयस्टीन साहब ने कहा था कि कानून बंदूकधारी के आदेश जैसा है, मानो या सजा पाओ। हॉर्ट साहब ने कहा कि इसकी आलोचना की, हॉर्ट साहब ने इसकी आलोचना की और कहा कि कानून सिर्फ धमकी नहीं है, लोग कानून इसलिए मानते हैं क्योंकि वह सही और जरूर समझते हैं। तो हॉर्ट साहब ने सुधार कर दिया। दूसरी बात, प्राथमिक और द्वितीयक नियम। हॉर्ट साहब ने कानून को इन दो नियमों का मिश्रण बताया। प्राथमिक नियम ये वे नियम है जो बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जैसे चोरी करना, ये सीधे जनता पर लागू होता है। द्वितीयक नियम ये नियम बताते हैं कि प्राथमिक नियमों को कैसे बनाया जाए, जैसे कैसे बदला जाए और कैसे पहचाना जाए। ठीक है, तो दो नियमों की इनका मिश्रण बताया कि कौन सा काम हमने करना नहीं करना चाहिए और कैसे नियम बनाए जाएं, कैसे इनको बदला जाए, कैसे लागू किया जाए, कैसे पहचाना जाए। आगे बात करते हैं मान्यता का नियम। हॉर्ट ने कैल्सन के जो ग्राउंड नॉर्म की जगह मान्यता के नियम पर जोर दिया। ठीक है, तो कैल्सन महोदय का जो वो मानक नियम जो था उसकी जगह क्या बताया भाई कि मान्यता के नियम पर जोर दिया। क्या है? यह वह पैमाना है जिससे हम पहचानते हैं कि कोई नियम कानून है या नहीं। ठीक है, आधार इसकी शक्ति किसी ऊंचे आदेश से नहीं बल्कि समाज की स्वीकृति से आती है। अगर समाज और अधिकारी किसी नियम को कानून के रूप में स्वीकार कर लेते हैं तो वह मान्य होता है। ठीक है, विधि और नैतिकता का संबंध। हॉर्ट ने एक बहुत बड़ी बात कही, कानून और नैतिकता को पूरी तरह अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है, जैसे ऑयस्टीन साहब ने बोला था, उन्होंने माना कि कानून का स्वरूप ऐसा होना चाहिए जिससे समाज का कल्याण हो। कानून लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप होना चाहिए। यह नहीं कि कोई भी कानून बना दिया, लागू कर दिया कि मानना ही पड़ेगा। हॉर्ट के सिद्धांत की मुख्य विशेषताएं बाध्यता और परपीड़न में। कानून में दबाव और धमकी तो होती है लेकिन वह सिर्फ सजा के डर तक सीमित नहीं है। ये बात कही थी भाई हॉर्ट साहब ने। सामाजिक स्वीकृतियां, कोई विधि वैध है या नहीं यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसे समाज में कितनी मान्यता मिली है। फिर है न्यूनतम नैतिकता। हॉर्ट ने कानून में न्यूनतम नैतिक सामग्री को जरूरी माना है। ठीक है, कि नैतिकता तो होनी चाहिए, न्यूनतम होनी चाहिए। अब निष्कर्ष की बात करें तो हॉर्ट साहब का कहना था कि कानून सिर्फ राजा का आदेश नहीं बल्कि यह प्राथमिक और द्वितीय नियमों का एक ऐसा मेल है जिसे समाज अपनी मान्यता देता है। तो हमने दोनों नियम देखे थे, वो बताए थे आपको कि
प्राथमिक जो नियम है वो है हमें कौन सा काम नहीं करना चाहिए, और द्वितीय नियम जो है वो बताता है कि कानून कैसे, प्राथमिक नियम को कैसे बनाया जाए, कैसे बदला जाए और कैसे पहचाना जाए। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, अधिकार की परिभाषा देते हुए इसके विभिन्न प्रकारों की व्याख्या कीजिए। अधिकार क्या है भैया, राइट क्या है? अधिकार विधि शास्त्र का एक ऐसा विषय है जो न केवल परीक्षा के लिए बल्कि एक वकील के रूप में आपकी रोजमर्रा की जो प्रैक्टिस है उसके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अधिकार क्या है? एक ऐसी विधि है जो परीक्षा के लिए नहीं बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में हमको काम आएगा। आइए देखते हैं धीरे अधिकार का अर्थ क्या है। अधिकार, अर्थ और परिभाषा। साधारण शब्दों में अधिकार वह शक्ति या लाभ है जो कानून हमें देता है। अगर आपके पास कोई अधिकार है तो इसका मतलब है कि कानून आपके उस हक की रक्षा करेगा। ठीक है, मुख्य परिभाषाएं सामान्य मौद्रिक अधिकार के बारे में क्या कहते हैं? विधिक अधिकार विधि द्वारा मान्य और संरक्षित हित है भाई, यानी आपका वह फायदा जिसे कानून सुरक्षा देता है। ये सामान्य मौद्रिक कहते हैं कि विधिक अधिकार विधि द्वारा मान्य और संरक्षित हित है। अब गरे मुद्दे क्या कहते हैं? गरे साहब कहते हैं कि अधिकार खुद हित नहीं है बल्कि उस हित को बचाने का एक साधन है जिसके जरिए आप दूसरे व्यक्ति को कोई काम करने या न करने के लिए मजबूर कर सकते हैं। ठीक है, तो गरे मोदे कहते हैं कि अधिकार जो है वो खुद हित नहीं है बल्कि उस हित को बचाने का एक साधन है जिसके जरिए आप दूसरे व्यक्ति को कोई काम करने या न करने के लिए मजबूर कर सकते हैं। ठीक है, इलाहाबाद हाई कोर्ट, रोशनी बनाम स्टेट ऑफ यूपी 2023, कोर्ट ने साफ किया कि अधिकार का विधिक अधिकार, क्या कहा कि कोर्ट ने साफ किया कि अधिकार का विधिक अधिकार होना जरूरी है। अधिकार तो है लेकिन उसका विधिक अधिकार क्या है, होना जरूरी है। ठीक है, तभी उसे कोर्ट से लागू करवाया जा सकता है। ठीक है, कि अधिकार का विधिक अधिकार होना जरूरी है तभी उसको क्या करवाया जा सकता है, लागू करवाया जा सकता है। विधिक अधिकार, विधिक अधिकारों के प्रकार, विधिक अधिकारों के प्रकार क्या है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। आइए देखते हैं विधिक अधिकारों के प्रकार। अधिकारों को उनके स्वभाव के आधार पर अलग अलग वर्गों में बांटा गया। ठीक है, कैसे बांटा गया? लोकलक्षी और व्यक्तिलक्षी। लोकलक्षी क्या है? यह अधिकार आपको पूरी दुनिया के खिलाफ मिलता है, अनुसार लोकलक्षी अधिकार। उदाहरण, मेरा घर मेरा है, पूरी दुनिया में कोई भी इसमें बिना मर्जी नहीं घुस सकता। ठीक है, तो यह है लोकलक्षी, यानी कि पूरी दुनिया के खिलाफ मिलता है। मेरा घर मेरा है, पूरी दुनिया में कोई भी इसमें बिना मर्जी के नहीं घुस सकता। व्यक्तिलक्षी की बात करें, व्यक्तिलक्षी की हम बात करते हैं तो क्या है? व्यक्तिलक्षी की हम बात करते हैं तो व्यक्तिलक्षी की बात क्या है? व्यक्तिलक्षी की बात करते हैं, यह अधिकार केवल एक निश्चित व्यक्ति के खिलाफ मिलता है। ठीक है,
बात कैसे है आइए देखते हैं। उदाहरण, अगर मैंने आपको पैसे उधार दिए तो पैसे वापस मांगने का अधिकार मेरा सिर्फ आपके खिलाफ है, पूरी दुनिया के खिलाफ नहीं है। ठीक है। अब सांपत्तिक और व्यक्तिक अधिकार क्या है? सांपत्तिक अधिकार जो आपकी संपत्ति या पैसे से जुड़ा हो, जैसे जमीन, मालिक, मकान, बैंक बैलेंस, यह कीमती होता है और इसे दूसरों को ट्रांसफर किया जा सकता है। ठीक है। फिर है व्यक्तिक अधिकार, जो आपकी प्रतिष्ठा, शरीर या इज्जत से जुड़ा हो, वह क्या है? व्यक्ति की मृत्यु के साथ खत्म हो जाता है, सम्मान से जीने का अधिकार। ठीक है। तो ये सांपत्तिक और व्यक्तिगत अधिकार देखिए। बात है अब मूल अधिकार क्या है। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट जगतार सिंह केस 2024 ने स्पष्ट किया कि जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सबसे बड़ा मूल अधिकार है। सामण महोदय कहते हैं कि सुरक्षित हित हो, गरे महोदय कहते हैं कि अधिकार कानूनी शक्ति हो। ठीक है। और पूरी दुनिया के खिलाफ जो अधिकार जो है वो लोकलक्षी, व्यक्ति लक्षी जो है एक विशेष व्यक्ति के खिलाफ जो अधिकार है। ठीक है। तो ये हमने अधिकारों की परिभाषा के बारे में विभिन्न प्रकार देखे। आगे बात करते हैं। ओफील्ड के अधिकारों के वर्गीकरण को समझाइए भाई, कि ओफील्ड महोदय अधिकारों के वर्गीकरण को समझाइए। ओफील्ड का अधिकारों का वर्गीकरण थोड़ा तकनीकी माना जाता है, लेकिन अगर इसे जोड़ियों के रूप में समझा जाए तो यह बहुत आसान है। ओफील्ड ने कहा था कि जिसे हम अधिकार कहते हैं वह असल में 4 अलग अलग चीजें हो सकती हैं। ठीक है। तो ओफील्ड महोदय क्या कहते हैं कि अधिकारों का वर्गीकरण थोड़ा तकनीकी माना जाता है, लेकिन अगर इसे जोड़ियों के रूप में समझा जाए तो यह बहुत आसान है। ओफील्ड ने कहा था कि जिसे हम अधिकार कहते हैं वह असल में 4 अलग अलग चीजें हो सकती हैं। ओफील्ड का अधिकारों का वर्गीकरण क्या है? सहवर्ती भाई, सहवर्ती क्या है? एक के होने पर दूसरे का होना अनिवार्य है, जैसे सिक्के के 2 पहलू। प्रतिकूल या विपरीत, एक के होने पर दूसरा नहीं हो सकता। इसे समझने के लिए हम इन 4 जोड़ियों को देखते हैं कि अगर एक नहीं होगा तो दूसरा भी नहीं होगा। अधिकार और कर्तव्य, मतलब अगर मेरा आपके खिलाफ कोई अधिकार है तो इसका मतलब है कि आपका मेरे प्रति कोई कर्तव्य है। ठीक है। तो अधिकार और कर्तव्य, अगर मेरा आपके खिलाफ कोई अधिकार है तो इसका मतलब है कि आपका मेरे प्रति कोई कर्तव्य होगा। उदाहरण, अगर मैंने आपको पैसे दिए तो मेरा अधिकार है कि मैं पैसे मांगू और आपका कर्तव्य है कि आप पैसे लौटाएं। ठीक है। तो अधिकार और कर्तव्य। दूसरा है स्वतंत्रता और अधिकार शून्यता, मतलब स्वतंत्रता का मतलब है कि मैं वह काम करने के लिए आजाद हूं और मेरा कोई कानूनी कर्तव्य नहीं है कि मैं उसे न करूं। इसका सहवर्ती अधिकार शून्यता है। स्वतंत्रता और अधिकार शून्यता, मतलब स्वतंत्रता का मतलब है कि मैं वह काम करने के लिए आजाद हूं और मेरा कोई कानूनी कर्तव्य नहीं है कि मैं उसे न करूं। इसका सहवर्ती अधिकार शून्यता है। ठीक है। तो इसका जो सहवर्ती अधिकार है वो शून्यता है। सड़क पर चलना मेरा स्वतंत्रता है, मेरी स्वतंत्रता है। किसी दूसरे व्यक्ति के पास यह अधिकार नहीं है कि वह मुझे कानूनी रूप से सड़क पर चलने से रोके। तो इसका सहवर्ती अधिकार नहीं है। आगे बात करते हैं। आगे शक्ति और अधीनता दायित्व, मतलब शक्ति का अर्थ है दूसरों के कानूनी संबंधों को बदलने की क्षमता। इसका सहवर्ती अधीनता है। उदाहरण देखते हैं। एक मकान मालिक के पास यह शक्ति है कि वह किराएदार को नोटिस देकर घर खाली करवा दे, करवा सकता है। यहां किराएदार उस शक्ति के अधीन है। ठीक है। उन्मुक्ति और निर्योग्यता, मतलब उन्मुक्ति का
मतलब है किसी कानूनी शक्ति की सुरक्षा करना, कानूनी शक्ति से सुरक्षा करना। इसका सहवर्ती क्या है? नियोगिता है। भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल के दौरान दीवानी या फौजदारी कार्यों से उन्मुक्त प्राप्त है कि जब तक वो पद पे हैं उनके खिलाफ केस नहीं होगा। इसका मतलब है कि किसी भी व्यक्ति के पास राष्ट्रपति के खिलाफ केस करने की नियोगिता शक्ति न होना है भाई, ठीक है। ओलफील्ड का कहना था कि हर अधिकार एक जैसा नहीं होता, कभी वह दावा होता है, कभी आजादी, कभी ताकत, तो कभी सुरक्षा। ठीक है, आगे बात करते हैं। अधिकार एवं कर्तव्य दोनों एक दूसरे के सहवर्ती हैं, समझाइए भाई। हमने पहले देखा था विधि शास्त्र का यह बहुत ही प्रसिद्ध सिद्धांत है कि अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के दो पहलू हैं, ठीक है। अधिकार एवं कर्तव्य एक दूसरे के सहवर्ती हैं। कैसे हैं? मुख्य विचार, एक का अधिकार होगा तो दूसरे का कर्तव्य भी होगा। अधिकार और कर्तव्य कभी अकेले नहीं रह सकते। अगर एक व्यक्ति के पास अधिकार है तो वह तभी काम करेगा जब दूसरे व्यक्ति के पास उसका क्या है? कर्तव्य होगा। सरल भाषा में हमने पैसों वाला देखा था। अगर मेरा अधिकार है कि मैं आपकी जमीन पर शांति से रहूं, तो यह आपका कर्तव्य है कि आप मेरी जमीन पर कब्जा न करें, ठीक है। अगर आप अपना कर्तव्य नहीं निभाएंगे तो मेरा अधिकार बेकार हो जाएगा। विद्वानों के विचार, एलन महोदय ने इन्होंने कहा था कि अधिकार और कर्तव्य एक ही चीज के दो अलग अलग नाम हैं। एक को पढ़ना मतलब दूसरे को अपने आप पढ़ लेना। सामंत महोदय क्या कहते हैं? सामंत साहब का भी यही मानना है कि बिना कर्तव्य के कोई अधिकार नहीं हो सकता और बिना अधिकार के कोई कर्तव्य नहीं हो सकता, ठीक है। आगे बात करते हैं। पारस्परिक संबंधों के तीन दृष्टिकोण, ठीक है। पारस्परिक संबंधों के तीन दृष्टिकोण क्या है? दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं, यह सबसे सामान्य विचार है। इसके अनुसार हर अधिकार के पीछे एक कर्तव्य छिपा होता है। बिना एक दूसरे के इनका कोई अस्तित्व नहीं है। अधिकार के बिना भी कर्तव्य हो सकता है। कुछ विद्वान जैसे ऑगस्टीन मानते हैं कि कुछ कर्तव्य निरपेक्ष होते हैं, यानी उनका पालन तो करना है पर उनके बदले किसी व्यक्ति को कोई अधिकार नहीं मिलता। राज्य के प्रति कर्तव्य, खुद के प्रति कर्तव्य, आत्महत्या न करना या भगवान के प्रति कर्तव्य, इनके पीछे किसी खास व्यक्ति का अधिकार नहीं होता, ठीक है। कर्तव्य के बिना अधिकार भाई, यह नजरिया कहता है कि कुछ अधिकार इतने बड़े होते हैं कि वे बिना किसी शर्त के कर्तव्य के पालन की मांग करते हैं, ठीक है, कि कर्तव्य के बिना अधिकार। निष्कर्ष की बात करें, व्यवहारिक रूप में अधिकार और कर्तव्य एक ही रेल की दो पटरियां हैं। अधिकार एक फायदा है जो कानून मुझे देता है, कर्तव्य एक बोझ है जो कानून किसी और पर डालता है ताकि मुझे वह फायदा मिल सके। आगे चर्चा करते हैं। स्वामित्व की बात करते हैं। स्वामित्व क्या है? सरल शब्दों में स्वामित्व किसी व्यक्ति का किसी वस्तु पर वह कानूनी अधिकार है जिसके तहत वह उस वस्तु का मनचाहा उपयोग कर सकता है, उसे बेच सकता है या उसे दूसरों से सुरक्षित रख सकता है। तो स्वामित्व क्या है? किसी व्यक्ति का किसी वस्तु पर कानूनी अधिकार है जिसे वह मनचाहा उपयोग कर सकता है, उसे बेच सकता है, उसे दूसरों से सुरक्षित रख सकता है, उसका उपयोग कर सकता है। प्रमुख न्याय विधियों के अनुसार स्वामित्व क्या है? ऑगस्टीन महोदय कहते हैं कि इसके अनुसार स्वामित्व के तीन मुख्य गुण हैं, ठीक है। अनिश्चितता, उपयोग। तो ऑगस्टीन साहब कहते हैं कि स्वामित्व के तीन मुख्य गुण हैं। कौन सा? अनिश्चित उपयोग, मालिक वस्तु का कैसे भी उपयोग करे। निर्बंधित वेतन, वह कैसे भी बेचे उसको नष्ट करे। असीमित अवधि,
वस्तु पर अधिकार तब तक रहता है जब तक वह वस्तु या मालिक है। ठीक है, तो असीमित अवधि है। होलैंड महोदय कहते हैं कि इसके लिए स्वामित्व का मतलब है कि किसी वस्तु पर पूर्ण नियंत्रण होना। सामंत साहब कहते हैं कि स्वामित्व वह अधिकार है जो आपको वस्तु का उपयोग करने, उसे बेचने, नष्ट करने और दूसरों को उसके उपयोग से रोकने के लिए शक्ति देता है। स्वामित्व के मुख्य लक्षण की बात करें तो अधिकार, स्वत्व और हित। ठीक है, योगेंद्र प्रसाद सिंह बनाम राय वचन देवी केस में कहा गया, स्वामित्व 3 स्तंभों पर टिका है। अधिकार, वस्तु पर आपका कानूनी हक भाई। स्वत्व, वह प्रमाण जैसे रजिस्ट्री या रसीद जो आपको मालिक बनाता है। हित, उस वस्तु से मिलने वाला लाभ भाई। ठीक है, तो इस केस में ये बात कही गई थी। आगे हम चर्चा करते हैं। स्वामित्व की विशेषताएं, उपयोग का अधिकार है, कब्जा, हस्तांतरण भाई। ठीक है, मालिक को वस्तु का आनंद लेने का पूरा हक है। कब्जा, आमतौर पर मालिक के पास वस्तु का भौतिक कब्जा होता है, पर हमेशा जरूरी नहीं है। हस्तांतरण, मालिक अपनी वस्तु को उपहार में दे सकता है, बेच सकता है या वसीयत कर सकता है भाई। सापेक्ष अवधारणा, एक केस था भृगु महादेव केस में कहा गया कि स्वामित्व पूर्ण होने के साथ साथ शिष्टियों के सापेक्ष भी हो सकता है। स्वामित्व का अर्थ है किसी वस्तु पर कानूनी रूप से पूर्ण अधिकार होना, जिससे उसे रखना, बरतना, किसी दूसरे को देने की पूरी आजादी शामिल है। आगे चर्चा करते हैं। तो आज जो है हम स्वामित्व तक बात करेंगे, एक क्लास हो आएगी, उसमें लगभग कवर हो जाएगा विधि संहिता, विधि शास्त्र। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।